वेलकम बैक टू एडीफाई कोचिंग। आज हम देखेंगे यूनिट 1 का अध्याय 5 जिसे कहते हैं ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हम भूमि, जल, वन और वन्य प्राणी, खनिज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ये 5वां अध्याय है। ये देखिए मेन हेडिंग्स है ऊर्जा संसाधन के। सबसे पहले वर्गीकरण देखेंगे, फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विद्युत शक्ति कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, गैर पारंपरिक स्रोत और लास्ट में ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे। इस पीडीएफ में मैंने पिछले साल क्वेश्चंस आ रखे हैं, उनको भी चिन्हित कर रखा है, तो यू रिलैक्स एंड एंजॉय द लेक्चर। सबसे पहले हम ऊर्जा स्रोत को वाणिज्यिक स्रोत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा औद्योगिकरण का मूल आधार है। इसलिए ऊर्जा संसाधन को हम वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो कई आधार पे हमने इसका वर्गीकरण कर रखा है। सतत और समापनीय, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा हुआ है। सतत मतलब जो रिन्यूएबल हो, नवीकरणीय हो, जो खत्म नहीं होता हो। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल। और इससे पिछले साल क्वेश्चन भी आया हुआ है और आता रहता है, ऐसी बात नहीं कि एक ही बार आया हुआ है। समापनीय जो खत्म हो जाए, और नवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाए, दोनों का सेम मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय तत्व। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिए कि किसमें कौन आएगा। उपयोगिता के आधार पे यहाँ से प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी, और गौण ऊर्जा सेकंड केस वाला विद्युत ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करके द्वितीय नंबर का ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा। उसके बाद स्रोत के आधार पर जरा गौर कीजिएगा, क्षयशील मतलब जो खत्म हो जाए, और समापनीय और अनवीकरणीय ये तीनों सेम है, और अक्षयशील मतलब सतत और नवीकरणीय। बस इतना याद रखने का है। ये आपको कभी नहीं पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर बताइए, बस ये आपको एग्जाम्पल पूछेगा कि क्षयशील संसाधन का एग्जाम्पल दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। फिर हो गया जैविक और अजैविक संरचनात्मक गुणों के आधार पर। जैविक मतलब जिसमें जीव है, मानव शक्ति, प्राणी शक्ति। अजैविक का मतलब हो गया जिसमें जीवन नहीं है, जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति, खनिज ऊर्जा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि खनिज ऊर्जा किस तरह का संसाधन है। ऑप्शन में दिया था जैविक और अजैविक, तो आंसर हो जाएगा अजैविक। ये जो समय और प्रौद्योगिकी के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक होते हैं, इस पर तो डिस्कशन ही है इस बुक में। जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको डिटेल में पढ़ना है। पारंपरिक मतलब हुआ कि जो परंपरा से चली आ रही है, पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और गैर पारंपरिक मतलब हुआ कि जो परंपरा से नहीं चला आ रहा है, नया स्विच किए हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने। तो ये एग्जाम में कई बार पूछता है क्या कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का एग्जाम्पल बताइए। तो आप बता दीजिए कि भैया ये सौर ऊर्जा होगा, या पवन ऊर्जा होगा, या परमाणु ऊर्जा होगा, ये सब। अब हम आते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयला के बारे में डिटेल में। इस कोयला को हम काला हीरा भी कहते हैं, काला हीरा। वहीं हम पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। काला हीरा, काला सोना, अंतर समझिए। इसमें से कुछ खास पूछता नहीं है, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कोयला है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवों से इसकी उत्पत्ति हुई है। कई साल पहले जमीन के अंदर जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे, वे दब गए, और बाद में किस चीज़ का निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। ये समाप्य संसाधन है, मतलब खत्म हो जाएगा, और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आज भी बिजली जो है मुख्यतः कोयला से ही उत्पादित होती है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए भौगोलिक वर्गीकरण जनरली 2 भागों में हम बांटते हैं। एक गोंडवाना क्षेत्र में जहाँ हमारा 96% कोयला है, और दूसरा टर्शियरी समूह जो अभी नया नया में बना हुआ है। एग्जाम में पूछा हुआ था कि गोंडवाना समूह का जो कोयला है वो कितने वर्ष पूर्व का है? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था। वहीं टर्शियरी समूह का जो कोयला है वो है 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व का। गोंडवाना समूह आपको जो मिलेगा वो मिलेगा दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा, गोदावरी। कहने का मतलब है कि अगर ये इंडिया का मैप है तो इस क्षेत्र में मिलेगा। वहीं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको टर्शियरी समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। पर यहाँ से प्रश्न हमें जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ गोंडवाना समूह से देखने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में 96% भंडार है भाई साहब, और 99% उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कोयले के प्रकार। इसमें किसी कोयला में कितना कार्बन है, इस आधार पर हम कोयले को डिफ्रेंशिएट करते हैं 4 भागों में। पहला हो गया एंथ्रासाइट। इसमें 90% या इससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन की मात्रा होती है, और ये सबसे ऊँचे क्वालिटी का कोयला होता है। ये जब जलता है तो धुआं भी नहीं निकलता है, इसलिए इसको कोकिंग कोल भी कहते हैं, और ये धातु के गलाने के काम में भी आता है। ये सब एग्जाम्स के टर्म्स हैं, यहाँ नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। उसके बाद है बिटुमिनस। ये सेकंड नंबर का कोयला है। इसमें 70 से 90% कार्बन होता है, और भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस टाइप का है।
क्या एंथ्रासाइट है? जी नहीं, बिटुमिनस। तीसरा हो गया लिग्नाइट। ये इतना अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं होता है, इसमें 30 से 70% कार्बन होते हैं और इसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं, बहुत धुआं देता है। और पीट एकदम खत्म क्वालिटी का, 30% से भी कम कार्बन, निम्नतम कोटि। और जो ध्यान देने वाली बात है कि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रमुख उत्पादक राज्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है झारखंड को लेकर कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। देखिए ये डाटा 2005 से 8 के बीच का है, तो ऐसा नहीं कि आज आप जाके देखिएगा तो उड़ीसा मिलेगा तो आप कहिए कि ये सब गलत है। जी नहीं, ये क्लास 10th के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। 30% भंडार है और 23% उत्पादन कर रहा है। प्रमुख क्षेत्र है वह है झरिया, आपको याद होना चाहिए। बोकारो, गिरिडीह। एग्जाम में पूछ देगा कि झरिया किस जगह पे है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा झारखंड में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछते रहता है। दामोदर घाटी से कोकिंग कोल मिलता है, मतलब एंथ्रासाइट कोल, जिसको कोकिंग कोल कहते हैं, एंथ्रासाइट। 1970 में 47% उत्पादन होता था इस क्षेत्र से, झारखंड से, जो 4-5 में घटकर मात्र 23% रह गया। तो पिछले दिनों से भी काफी इंपॉर्टेंट जगह रहा है। उसका हो गया दूसरा छत्तीसगढ़, 15% भंडार और 16% उत्पादन। जनरली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है, पर हम देख लेंगे कि हाँ इसमें 15% भंडार और 16% उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। आजकल ये टॉप पे, अगर 2026 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोयले का उड़ीसा से होता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह से। 25% भंडार और 14.6% उत्पादन करता है। यहाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछेगा कि तालचर कहाँ है, तो आप भाई मार दीजिएगा उड़ीसा में। ये पूछता है कि तालचर कहाँ पाया जाता है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद हो गया महाराष्ट्र में, ये नहीं पूछता है। मध्य प्रदेश में एक जगह पूछता है मैप में, मानचित्र में, वह है सिंगरौली। आपसे पूछेगा कि सिंगरौली कहाँ है, तो आप मार दीजिएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पड़ता है रानीगंज। ये सबसे प्राचीनतम कोयले की खदान है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम कोयले की खदान कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा रानीगंज, इसी में पाया जाता था। और ये रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अभी हमने देखा था कि भाई साहब लिग्नाइट जो है 30 से 70% इसमें कोयले की मात्रा होती है। भारत का 94% लिग्नाइट जो है वो सिर्फ एक राज्य में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तमिलनाडु। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैप में भी आपको दर्शाना है कि निवेली कहाँ है। हम लास्ट में मैप वर्क कर रखे हैं, बहुत शानदार मैंने मैप बना रखा है, यू विल एंजॉय इट। अब हम आते हैं पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना। कोयला को क्या कहते हैं? काला हीरा। पेट्रोलियम को काला सोना, इसको तरल स्वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम जो है, जो धरती के नीचे से हम लोग पाइप डाल के निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पे फोटो भी मैंने लगा रखा हुआ है। इससे हम लोग गैसोलीन बनाते हैं, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, स्नेहक, कीटनाशक, दवाएं और प्लास्टिक। अब आप लोग बताइए कि किस विधि से हम लोग पेट्रोलियम से ये सारे सामान निकालते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, किस विधि से अलग करते हैं? ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। अंग्रेजी में मैं नाम बताता हूँ, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पेट्रोलियम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ से बारंबार क्वेश्चन भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले हमने कोशिश की थी, सफल कोशिश, वो 1866-67 में हुआ था, ऊपरी असम घाटी में, और ये जगह है माकूम। 67 में हुआ था, 66-67 का ये माकूम जगह में, पर इसको हम व्यावसायिक रूप नहीं दे पाए। उसके बाद व्यावसायिक रूप में जब कुएं की खोज हुई थी पहली बार, तो वो असम के डिगबोई में हुई थी। अब तेल की कुएं की तो खोज हो गई, उस तेल को फिर साफ भी करना पड़ेगा, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। तेल की सफाई के लिए हमने तेल शोधक कारखाना खोला, वो भी हमने खोला था डिगबोई में। एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार बार पूछता है यहाँ से कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो डिगबोई में की गई थी। किस वर्ष की गई थी, तो 1901 में की गई थी। अब ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। उसके बाद देखिएगा खंभात क्षेत्र से भी प्रश्न आ रखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1958-59 में गुजरात के खंभात क्षेत्र में तेल की खोज हुई थी। उसके बाद 1975 में मुंबई हाई, जो अरब सागर में है, वहां विशाल तेल भंडार मिला, और ये आज जो है भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार है। उसके बाद देखिएगा 2009 में बाड़मेर बेसिन, जो पड़ेगा आपको राजस्थान में, इसके मंगला क्षेत्र से तेल उत्पादन शुरू हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए पेट्रोलियम से रिलेटेड, जो आपको याद होने चाहिए। आपका वो बुक जो है वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों को 5 भागों में बांटता है। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगर ये इंडिया का मैप है तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, खासकर आसाम में। यह देश का सबसे पुराना क्षेत्र है। मुख्य केंद्र है डिगबोई, नहरकटिया और रुद्रसागर। डिगबोई जो तो है फर्स्ट तेल शोधन भी कारखाना भी देखा था, फर्स्ट कुआं भी देखा है, वो डिगबोई में। और नाहरकटिया डिब्रूगढ़ में पड़ेगा, वो स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उस समय का पहला कुआं जो है वहीं खोजा गया था। गुजरात क्षेत्र में हमने देखा कि खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर 2 मुख्य जगह है। मुंबई हाई, ये भी हमने पहले पढ़ा। उसके बाद पूर्वी तट की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन। अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो देखिएगा ये हो गया कृष्णा, ये हो गया कावेरी, इसके बेसिन वगैरह में पेट्रोलियम मिला है या उस पर खोज भी अभी जारी है। बाड़मेर बेसिन राजस्थान में पड़ेगा, ये इसका मंगला क्षेत्र में ये एक नया केंद्र बनकर उभरा है, ये आपका बुक कह रहा है। तो इस तरह हम जो पेट्रोलियम क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांटे हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई, पूर्वी तट और बाड़मेर बेसिन। उसके बाद देखिए तेल परिष्करण। तेल परिष्करण को कहते हैं तेल शोधन
कारखाना या तेल जहाँ सफाई की जाती है, जिससे आपको निकलेगा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अलग अलग करते हैं उस जगह को। ये आप वीडियो देखिए पहले, कितना मज़ेदार चीज़ है ये। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भारत में तेल शोधक कारखाने कितने हैं, तो आंसर होगा 18। पर क्या ये आज की स्थिति है? जी नहीं, आज की स्थिति के हिसाब से 25 है। पर आप 25 नहीं मार दीजिएगा, आप मारिएगा 18 तेल कारखाने। और ये पूछा भी गया है और हो सकता है कि आ जाए। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, प्रथम प्रयास जो किया गया था 66-67 में हमने देखा है, ऊपरी असम माकूम में। उसके बाद है 1889, एशिया का पहला व्यावसायिक तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? डिगबोई असम में, ये हमने देखा ही है पहले। प्रथम रिफाइनरी 1901 में डिगबोई रिफाइनरी थी। स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा था? तो वो था नाहरकटिया, जो डिब्रूगढ़ में पड़ेगा। अब तीसरा है प्राकृतिक गैस। तीसरा प्राकृतिक गैस का क्या मतलब हुआ? अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ में हमने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सबसे पहले हम कोयला पढ़े, फिर पेट्रोलियम पढ़ लिए, अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस को। तो हम आ गए हैं प्राकृतिक गैस। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आमतौर पर पेट्रोलियम के साथ क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। और कुछ खास है भी नहीं। इसका उपयोग उद्योग में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, खाना पकाना में होता है, और आजकल देखते होंगे आप CNG वाहन को भी। यहाँ से जो ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक गैस की जो मेन संस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम है गेल, और एक PSU है और एक महारत्न है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की एक कंपनी है, और एक महारत्न है मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। आपकी किताब के हिसाब से भारत में 5340 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। किसके द्वारा? मुख्यतः गेल के द्वारा। पर आज ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। तो ये जो विद्युत शक्ति है, इसका उत्पादन कई तरह से होता है। ये जल से भी हो सकता है, ये ताप के द्वारा भी हो सकता है, और परमाणु से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल से जो विद्युत उत्पादन होता है। ये अक्षयशील ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त है। मैंने एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में। तो आपको याद रखना पड़ेगा दार्जिलिंग में, ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। सिद्रापोंग भी याद रख लीजिएगा। और ये एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र था, मतलब जल से बिजली निकाली जा रही है। अब इस वीडियो में भी देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा संयंत्र कहाँ लगा था? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना के तहत दूसरा संयंत्र लगा था, जो जल की मदद से बिजली तैयार करती थी। 1947 में हम मात्र 508 मेगावाट जल से विद्युत उत्पादन कर रहे थे, पर आज हम 4,50,000 मेगावाट जनरेट करते हैं। ह्यूज हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अब मैंने आपको ये जल विद्युत परियोजनाएं जो है जल संसाधन के अंतर्गत पढ़ा रखा है, तो वहां से आप जरूर रिवाइज कर लें। मैं वीडियो को यहाँ डाल दूंगा, ऊपर आप देख सकते हैं आई बटन पे। आप यहाँ पे जल संसाधन में जाकर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ सकते हैं। उसके बाद ताप शक्ति, मतलब ताप से हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी लेती है एक संस्था जिसका नाम है NTPC। इसमें हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ये स्रोत समाप्त हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी हैं, इसलिए हम स्विच कर रहे हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर, और उससे भी बिजली तैयार कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि बरौनी जो है ताप केंद्र कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अब आपने ताप केंद्र तो यहाँ कोई मेंशन नहीं किया है, तो लास्ट में जब हम मैप वर्क देखेंगे, आप मैप को अच्छे से कर लें, क्योंकि वहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह हम अंत में आपको मैप दिखाऊंगा जहाँ पे इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है परमाणु शक्ति। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम इसमें हम क्या करते हैं? परमाणु ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम। मोनाजाइट जो बालू है उसमें थोरियम मिलता है, तो ये 2 खनिज ईंधन है। देखिए, यूरेनियम जो है वो आपको प्राप्त होता है जादूगोड़ा से। कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा। ये जादूगोड़ा कहाँ पड़ेगा? झारखंड में, और ये पिछले साल का क्वेश्चन भी है। और मोनाजाइट का जो सॉइल है जिससे थोरियम प्राप्त होता है, ये है केरल में। जो पहला संयंत्र स्थापित किया गया था वो था तारापुर, महाराष्ट्र में 1955 में। ये पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है, आप जरूर इसे याद कर लें। और बाकी 6 भी यहाँ दे रखा हुआ है, मैंने एक टेबल बना रखा हुआ है अच्छे से। जैसे 1969 में तारापुर, जिसको टैप्स भी कहते हैं, ये परमाणु संयंत्र जो है वो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था। और यहाँ मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये अमेरिका के सहयोग से बना था। राजस्थान में पड़ेगा रावत भाटा, मद्रास में पड़ेगा कलपक्कम। ये है भारत का पूर्ण स्वदेशी, पहला पूर्ण स्वदेशी। और ये पिछले साल क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी संयंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कलपक्कम, और ये पड़ेगा आपको तमिलनाडु में।
उसके बाद बाकी भी देख लेते हैं। नरोरा पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश में, ककरापारा पड़ेगा आपको गुजरात में, कैगा पड़ेगा, ये देखिए आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक बार पूछा हुआ है कैगा के बारे में कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कुडनकुलम ये पड़ेगा आपको तमिलनाडु में। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखिए किसके सहयोग से बनाया गया था, और ये जो इंपॉर्टेंट कि पहला पूर्ण स्वदेशी है, प्रथम संयंत्र है, किसके सहयोग से बना है, ये सब। अब हम आ जाते हैं अपने 5वां टॉपिक पे जो है गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं पर कुछ हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा में हम कौन सा सेल यूज करते हैं, तो फोटोवोल्टेइक सेल, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा या ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा संभावना कहाँ से है सौर ऊर्जा के उत्पादन की, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। अगला है पवन ऊर्जा, ये जनरली समुद्र तटों पर होता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हवाएं चलती हैं जिनसे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लांबा जो है एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र था, अब नहीं है। अगला हो गया ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। ये वीडियो देखिए, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि कैसे हम इसकी मदद से बिजली उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र जो है वो है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन। आपका टास्क ये है कि आप इन जगहों को चिन्हित करें मैप में। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात में है और सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, एक ये हो गया और एक सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा में। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा धरती के अंदर जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल करके हम अपना यूज करते हैं। ये हो सकता है कि हम बिजली बनाए, हो सकता है कि अपने घर में गर्म पानी प्रोवाइड करें, और ये सब। प्रमुख संयंत्र कहाँ लगा हुआ है आपको? मणिकर्ण में। मणिकर्ण कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है पूगा घाटी, ये कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। इवन 2026 में आप देखिएगा कि पूगा घाटी ये उस समय भी मेंशन्ड है 2005 की बुक में भी, और 2026 में देखिएगा पूगा घाटी में 1 मेगावाट का संयंत्र लगा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के हिसाब से भी, ये पहले से भी। यहाँ इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रखा हुआ है, मणिकर्ण और पूगा घाटी से। लास्ट हो गया बायोगैस और जैव ऊर्जा। ये हम जानते हैं भाई, गोबर गैस से हम खाना ही पका सकते हैं या हो सकता है उससे हम बिजली तैयार कर लें, तो इस तरह से इनका भी उपयोग होता है। ये सारे स्रोत हो गए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा ज्वार और तरंग ऊर्जा, चौथा भूतापीय ऊर्जा और पांचवा बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। और लास्ट हो गया शक्ति संसाधनों का संरक्षण। तरीके कैसे हैं जी? ऊर्जा की मितव्ययता, कम खर्च कीजिए, नवीन क्षेत्रों की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग मतलब दूसरा स्विच कीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशों से हेल्प लीजिए। इन सारे तरीकों से हम शक्ति संसाधनों का संरक्षण तो नहीं मतलब सदुपयोग कर सकते हैं, ये कहिए। और लास्ट में ये देख लीजिए, ये हो गया मानचित्रकार। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए और उनके नाम लिखिए। कोयले की खदानें, तेल क्षेत्र, तेल शोधक कारखाने और परमाणु शक्ति केंद्र, इन सबको मैंने यहाँ पे चिन्हित कर रखा हुआ है। देखिए ये जितने भी ऐसे ट्रायंगल में है, रानीगंज, बोकारो, झरिया, कोबरा, तालचेर, सिंगरेनी और नवेली, ये सब जो है कोयला क्षेत्र में। उसके बाद देखिए तेल क्षेत्र, ये जितने ग्रीन से है, डिगबोई, कलोल, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, ये सब जो होगा तेल क्षेत्र है। उसके बाद तेल कारखाने जो तेल शोधक हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? जामनगर, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बरौनी, ये जो बिहार में है, गुवाहाटी, हल्दिया, डिगबोई में तो है ही है। आपके बुक में दे रखा है, आपको ये करना है। एक मैप लीजिए और उस मैप पर इनको चिन्हित कीजिए। और लास्ट हो गया परमाणु शक्ति केंद्र। तो देख लीजिए यहाँ पे नरोरा पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, फिर रावत भाटा पड़ेगा राजस्थान में, ककरापार पड़ेगा आपको गुजरात में, तारापुर पड़ेगा महाराष्ट्र में, कैगा पड़ेगा आपको कर्नाटक में, कलपक्कम पड़ेगा आपको तमिलनाडु में। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है पर देख लीजिए कुंडनकुलन है, ये सबसे बड़ा संयंत्र है अभी भारत में। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।